हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम सुमित सुमटवाल। वेलकम टू आवर चैनल ग्रेड कूल, अ प्रीमियर डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट लर्नर्स. Kindly subscribe our channel and press the bell icon to get the notifications of the latest videos and share with your friends too. चलिए, आज इस वीडियो में जिस कंसेप्ट के बारे में मैं बात करूंगा दैट इज कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन इन अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज. आपके दिमाग में ये आएगा, सर परचेज कंसिडरेशन इन अमालगमेशन मतलब समझा नहीं. तो बात समझना, परचेज कंसिडरेशन का मतलब मैं बाद में बताऊंगा, मगर पहले आपको यह जानना जरूरी है कि अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज होती क्या है, फिर उसमें परचेज कंसिडरेशन क्या होता है और उसका कैलकुलेशन क्या होगा वो देखेंगे. ठीक है, तो चलिए पहले इनके बारे में बात करते हैं. ये होते क्या है अमालगमेशन. अमालगमेशन का मतलब अमालगमेशन का मतलब ये होता है कि जब दो कंपनी मिलके एक नई कंपनी बनती है उसे अमालगमेशन बोलते हैं. समझा, जब दो कंपनी मिलके एक नया कंपनी बनता है उसे हम अमालगमेशन बोलते हैं. फॉर एन एग्जांपल, मान लो एक ए लिमिटेड करके है और एक कंपनी बी लिमिटेड है. ए लिमिटेड और बी लिमिटेड है. जब दोनों कंबाइन होके एक नया कंपनी बनता है, समझ लो ए बी लिमिटेड, उसे हम अमालगमेशन बोलते हैं. तो ये दोनों फर्म मिलके क्या बना, नया फर्म. तो ये दोनों कंपनी कौन से कंपनीज हो गए, ओल्ड कंपनीज. और ये ए बी लिमिटेड जो नया कंपनी बना उसे हम क्या बोलेंगे, न्यू कंपनी. समझा, अमालगमेशन का मतलब क्या था कि जब दो कंपनी मिलके एक नया कंपनी बनता है उसे अमालगमेशन बोलते हैं. आपको वर्ड से ही समझ में आ जाना चाहिए कि अमालगमेशन होता क्या है. समझ में आया, आगे बढ़ो. दूसरी जो हम बात करेंगे अमालगमेशन के बाद है वो है एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, आप लोग को कुछ भी ऐसा समझ में आ रहा है कि एब्जॉर्प्शन क्या है, ऐसे मतलब आप लोग के थोड़े सा दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि जैसे कि अमालगमेशन का नाम सुन के दिमाग में स्ट्राइक हो जाता है, अमालगमेट समझ में आ जाता है, मगर एब्जॉर्प्शन क्या है. किसी के दिमाग में क्लिक हो रहा है कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है. एनीवन? नहीं, मैं बताता हूं, ध्यान देना. एब्जॉर्प्शन का मतलब जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर करती है उसे हम एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनीज बोलते हैं. एब्जॉर्ब करना मतलब एब्जॉर्ब कर लेना, उसको बोलते हैं टेक ओवर. समझा, तो जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूं एक ए लिमिटेड है और एक बी लिमिटेड है. दो कंपनीज है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड. जब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को टेक ओवर किया, ये कौन सा कंपनी है जो टेक ओवर कर रही है, उसे हम बोल रहे हैं ए लिमिटेड. किसको टेक ओवर कर रही है, बी लिमिटेड को. और वापस से क्या कौन सा बड़ा कंपनी बन रहा है इसमें, ए लिमिटेड ही रह रहा है. मतलब मैंने मेरा कंपनी जो मेरा है ए लिमिटेड, मैंने बी लिमिटेड को जब टेक ओवर कर लिया तो मैं मेरा ही कंपनी में उसको मर्ज कर लिया. बात समझ में आ रहा है, मैंने कोई नया कंपनी नहीं खोला, मैंने क्या किया, बी लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया और मेरे में रख लिया. उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनीज. तो जो कंपनी टेक ओवर करती है उसे हम बोलते हैं परचेजिंग कंपनी. और जिस कंपनी को आप टेक ओवर करते हो उस कंपनी को बोलते हैं वेंडर कंपनी या सेलिंग कंपनी. समझा मैं क्या बोल रहा हूं, जब
कोई कंपनी टेक ओवर करती है कोई कंपनी को, तो जो कंपनी टेक ओवर कर रही है उसको हम बोलते हैं परचेजिंग कंपनी, और जिस कंपनी को वो टेक ओवर करती है हम उसे क्या बोलते हैं, सेलिंग कंपनी या वेंडर कंपनी। समझा क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो हमने अभी तक दो चीज के बारे में देखा, एक था अमालगमेशन और एक था एब्जॉर्प्शन। अब जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अभी आप सोचोगे सर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो सुना है कि कंपनी वापस से अपने आप में अपने बैलेंस शीट, अपने अकाउंट्स में थोड़ा सा फेरबदल करके एक नए तरीके से कंपनी शुरू करती है। मगर आप सर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बोल रहे हो, ये हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। अब मैं आपको बताता हूं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या था है और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या था। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या था? कंपनी वाज नॉट वाइंडिंग अप, कंपनी वाइंड अप नहीं हो रही थी, कंपनी ने सिर्फ एक बार अपने बिजनेस को स्टॉप किया, अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस करती थी, फिर अपने वही बिजनेस को वापस से रन करती थी, उसे हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोलते थे। मगर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? समझ लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, अब इसने क्या किया, अपने आप को बंद करके नया कंपनी चालू किया दैट इज वाई लिमिटेड। मतलब एक्स लिमिटेड ने अपने आप को वाइंड अप किया और वही शेयर होल्डर्स जो अपनी करंट शेयर होल्डर्स थे उन्हीं को लेकर एक नया बिजनेस स्टार्ट किया दैट इज वाई लिमिटेड। समझा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब? दैट द एग्जिस्टिंग कंपनी वाइंड्स अप, क्लोजेस डाउन, लिक्विडेट्स इट एंड स्टार्ट्स अ न्यू कंपनी विथ इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ओनली, उसे हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। समझा? तो इसमें क्या हो गया, एक्स बंद हो जाता है और वाई एक नया कंपनी राइज हो जाता है। समझा क्या था? तो हमने तीनों चीज के बारे में देखा कि अमालगमेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। ठीक है, अब जो मेन टॉपिक पे मैं आऊंगा, जो इस वीडियो में मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं दैट इज कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, आपके दिमाग में ही आएगा सर आपने अमालगमेशन का मतलब बता दिया, आपने एब्जॉर्प्शन का भी मतलब बता दिया, आपने एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब भी बता दिया, हमें समझ में भी आ गया, मगर ये परचेज कंसिडरेशन क्या है? तो परचेज कंसिडरेशन का मतलब समझाता हूं, ध्यान में देना। ठीक है, अभी एक पॉइंट लेते हैं कि आप एक शॉप पे गए, आपने सामने शॉपकीपर को बोला भैया एक काम करो ना, मुझे ये बैग खरीदना है। ठीक है, तो शॉपकीपर क्या करेगा, आपको बैग दे देगा, आप इन रिटर्न क्या दोगे उसे? पैसा, ऑब्वियस, क्योंकि फ्री में तो आपको वो देगा नहीं, राइट? तो आपने परचेज वैल्यू पे किया उधर, राइट? क्योंकि आपने वो चीज परचेज की थी तो आपने उसका वैल्यू पे किया। सिमिलरली गोज इन अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। जब अमालगमेशन होता है तो आपने अभी देखा था एक नया कंपनी बनता है, तो नया कंपनी कैसे बना? ओल्ड जो दो कंपनीज थे उन्होंने अपने आप को मिला के एक नया कंपनी बना लिया, अपने आप को एक नया कंपनी बना लिया। तो जो ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, ओनर्स ऑफ द कंपनी है, तो वो बोलेंगे ना भाई मेरा कंपनी आप मिलके ले रहे हो, चलेगा, तो हमें कुछ तो दो। तो जब नया कंपनी उन्हें कुछ पेमेंट करती है उसे हम परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। समझा? जैसे एब्जॉर्प्शन में मैं एक ए लिमिटेड हूं, आप बी लिमिटेड है, मैंने आपको एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब टेक ओवर कर लिया, मैंने आपका कंपनी खरीद लिया, राइट? अब जब कंपनी खरीद लूंगा तो आपको पता है आप फ्री में तो अपने आप को मेरे को दोगे नहीं,
आप मेरे से कुछ ना कुछ डिमांड करोगे, तो जो चीज आप मेरे से डिमांड करते हो या जो चीज मैं आपको पे करूंगा उसे हम परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। समझा? आगे बढ़ूं? समझा परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या? सिमिलरली गोज टू एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ऑल्सो। सिमिलरली गोज टू एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ऑल्सो कि जब एक कंपनी वाइंड अप हो जाती है, दूसरी कंपनी बनती है, तो वाइंड अप होके अभी जब समझ लो मैं एक एक्स लिमिटेड हूं, मैंने अभी एक एग्जांपल बताया था, वाई लिमिटेड फॉर्म हो रहा है, ये बंद हो गए, तो एक्स लिमिटेड के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे वो वाई लिमिटेड में ट्रांसफर हो जाएंगे, राइट? जो एसेट्स थे, जो लायबिलिटीज थे, वो भी वाई लिमिटेड में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जब वाई लिमिटेड में आप एक्स लिमिटेड का चीज डालते हो तो एक्स लिमिटेड वाले बोलेंगे कि भाई, शेयर होल्डर्स बोलेंगे भाई जो आपने एसेट लायबिलिटी लिया उसका पैसा कितना दोगे? जो पैसा वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को पे करेगी, दैट इज नोन एज परचेज कंसिडरेशन। समझा? परचेज कंसिडरेशन क्या होता है? जो वैल्यू आप पे करते हो कोई चीज खरीदने के लिए उसे हम परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। बट इन दिस सिनेरियो जब दो कंपनीज अपने दूसरी कंपनी को पे करती है while absorbing, while amalgamating, while external reconstruction, that is known as purchase consideration। समझ में आया? श्योर? आगे बढ़ो, चलिए। अब जो मेन टॉपिक पे मैं आ रहा हूं, जो इस वीडियो का मेरा मोटिव था बताने का, वो है कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ठीक है? कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन का मतलब समझना कि जो परचेज कंसिडरेशन कंपनी पे करेगी दैट इज परचेज कंसिडरेशन, मगर कितना पे करे, कितना पे करे वो जानना जरूरी है। बिकॉज बिना कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन मैं दूं कितना नहीं मालूम। तो कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन के थोड़े मेथड्स है, जो इस वीडियो में हम दो मेथड्स के बारे में बात करेंगे। पहला, we'll be talking about two methods from by which you can calculate your purchase consideration। तो जो पहला मेथड के बारे में मैं बात करूंगा that is net payment method। क्या बात करूंगा? नेट पेमेंट मेथड। और जो दूसरे मेथड के बारे में मैं बात करूंगा दैट इज नेट एसेट्स मेथड। समझा? दो मेथड कौन कौन से बारे में बात करूंगा? एक नेट पेमेंट मेथड के बारे में और एक नेट एसेट्स के बारे में। ठीक है? तो सबसे पहला बात मैं करता हूं नेट पेमेंट मेथड के बारे में। नेट पेमेंट मेथड का मतलब आप वर्डिंग से समझ में आना चाहिए कि सर नेट पेमेंट का मतलब इट इज प्री डिटरमाइंड कि मैं कितना पेमेंट कर रहा हूं। इट इज प्री डिटरमाइंड कि मैं कितना पेमेंट कर रहा हूं। जब क्वेश्चन में या कंपनीज के एग्रीमेंट में जब अमालगमेट होती है या एब्जॉर्प्शन होता है या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है ना, तो एग्रीमेंट भी बनता है। तो एग्रीमेंट में स्पेसिफाइड रहता है कि हाउ योर परचेज कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड और क्या बेसिस पे, क्या मीन्स से मैं उसे पे करता हूं। समझा? तो नेट पेमेंट मेथड में क्या होता है? दैट इज प्री डिटरमाइंड, मतलब मुझे पहले से मालूम है, मैंने पहले से डिसाइड करके रखा है कि मैं तुम्हें कितना पेमेंट कर रहा हूं। ठीक है? कभी भी ध्यान में देना, जब परचेज कंसिडरेशन की बात करते हो, ठीक है, तो आप पेमेंट किनको करोगे? Who are the owners of the company? That is, जब परचेज कंसिडरेशन पे करते हो तो अगर आप वो पेमेंट शेयर होल्डर्स को पे करते हो तो ही वो कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन का हिस्सा बनता है। अगर कोई आप आउटसाइडर को पे करते हो, जैसे कि डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स या ऐसे कोई भी बंदा को जो बाहर की मेरी लाइबिलिटीज है, अगर न्यू कंपनी या अमालगमेटेड कंपनी या जो परचेजिंग कंपनी है वो अगर किसी को आपके दूसरे कंपनी के कोई आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे करती है, वो परचेज कंसिडरेशन के कैलकुलेशन में नहीं आता। समझा? द पेमेंट
which is made only to the shareholders of the company is included in the calculation of purchase consideration. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अब आप बोलोगे सर परचेज कंसिडरेशन पेमेंट कैसे करें, रोकड़े में करें क्या, कैश या चेक फाड़ के दे देते हैं? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपको पेमेंट कैश में करूं कि चेक से करूं। मेरे पास मीन्स बहुत है। जैसे मैं क्या बोलता हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल से भी पेमेंट कर सकती है न्यू कंपनी, या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी इशू देके पेमेंट कर सकती है, या कैश या बैंक से भी पेमेंट आपको कर सकती है, या डिबेंचर्स देके भी कर सकती है। समझा? मगर आप बोलोगे सर अभी आपने बोला आउटसाइडर्स को पे करोगे तो वो आप कैलकुलेशन में नहीं लोगे। हाँ, मैं अभी भी वही बोल रहा हूं, मैं ये आउटसाइडर्स को नहीं पे करता। दिस ऑल फोर आर पेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ये चारों चीजें मैं पे किसको करूंगा, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो डिबेंचर्स भी जो मैं आपको बता रहा हूं, वो डिबेंचर्स भी जब मैं शेयर होल्डर्स को पे करता हूं तो वो ही परचेज कंसिडरेशन में आएगा। अगर ये चीजें मैंने डिबेंचर होल्डर्स को पे कर रहा हूं तो वो परचेज कंसिडरेशन में नहीं आता। समझा? तो डिबेंचर्स इज दैट डिबेंचर्स विच द न्यू कंपनी इज गिविंग टू द शेयर होल्डर्स, नॉट टू डिबेंचर होल्डर्स। समझा? आगे बढ़ू, ठीक है? तो आप बोलोगे सर आपने बता दिया कि पेमेंट का मोड क्या है, मगर नेट पेमेंट मेथड का एक्चुअल मीनिंग क्या है? एक्चुअल मीनिंग क्या है तो आपको मैं बता दूं। नेट पेमेंट मेथड ऐसा कोई आपको मैं क्वेश्चन में लिख के नहीं दूंगा कि नेट पेमेंट मेथड से सॉल्व करो या नेट एसेट्स के मेथड से सॉल्व करो। मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ता है कि भाई ये कौन सा मेथड हमें फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आया? अब जब मैं नेट पेमेंट मेथड की बात करता हूं तो ध्यान देना, मैं आपको क्या बोल रहा था कि भाई परचेज कंसिडरेशन के मोड्स ये हैं। जब क्वेश्चन में कितना दे रहा हूं, कितना दे रहा हूं, कितने में दे रहा हूं, और क्या दे रहा हूं, अगर ये तीनों चीजें क्वेश्चन में है तो इसका मतलब समझ लेना कि ये कौन सा मेथड से हमें कैलकुलेट करना है परचेज कंसिडरेशन, नेट पेमेंट मेथड। तो आप बोलोगे सर क्या दे रहा हूं, कितना दे रहा हूं, कितने में दे रहा हूं, मतलब आई एम नॉट गेटिंग इट। बात समझना, क्या दे रहा हूं मतलब मैं इक्विटी दे रहा हूं क्या, कि प्रेफरेंस शेयर्स दे रहा हूं, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है तो एक कंडीशन पूरा। दूसरा, कितना दे रहा हूं मैं, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, या नंबर ऑफ डिबेंचर्स, या कैश का अमाउंट डायरेक्टली क्वेश्चन में दूं तो ये मेरा दूसरा कंडीशन पूरा। तीसरा, कितने में दे रहा हूं मतलब इक्विटी शेयर जो मैं दे रहा हूं कितने रुपए पे दे रहा हूं पर शेयर, दैट इज 12 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज, 25 रुपीज, जो भी है पर शेयर। और अगर प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस समझ लो 100, 90, 95, 105, एनीथिंग, या डिबेंचर्स पकड़ लो 100 पे एट पार पे दे रहा हूं। समझा? अगर वो भी बता दिया क्वेश्चन में कि मैं आपको ये जो चीजें दे रहा हूं, कितना दे रहा हूं और कितने में दे रहा हूं, अगर तीनों इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इन द क्वेश्चन तो समझ जाना वो नेट पेमेंट मेथड है, वो नेट पेमेंट मेथड है। इसका एग्जांपल लेंगे, पहले दोनों मेथड के बारे में हम समझेंगे, उसके बाद इसका एग्जांपल लेके भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैलकुलेट कैसे करेंगे, आपको समझ में कैसे आएगा कि नेट पेमेंट मेथड है। आप बोलोगे सर आपने ये बता दिया, हमें थोड़ी मालूम है कि कैसे क्या होता है। आप बताओगे तो थोड़ा समझेगा,
मैं बताऊंगा, मगर फिलहाल के लिए इतना समझ लो, नेट पेमेंट मेथड अगर आपको जानना है कि भाई ये क्वेश्चन में नेट पेमेंट मेथड यूज हो रहा है, तो मैं ये 3 कंडीशंस फॉलो करता हूं। क्या क्या दे रहा हूं, मतलब मोड क्या है। सेकंड, कितना दे रहा हूं, क्वांटिटी क्या है। कितने में दे रहा हूं, मतलब प्राइस क्या है। अगर तीनों है तो नेट पेमेंट मेथड है। समझा? श्योर? ठीक है। अब नेट पेमेंट मेथड के बारे में आपने जान लिया कि पेमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे। अब जब नेट एसेट्स के बारे में आता हूं तो ध्यान देना, ठीक है। अभी आते हैं नेट एसेट्स के बारे में। आप बोलोगे सर ये वापस क्यों लिखा है, अभी तो आपने बताया, मगर एक रीजन है मैंने वापस क्यों लिखा है, सुनना। जब तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि भाई नेट पेमेंट मेथड यूज होगा। नेट पेमेंट मेथड यूज होगा। क्यों? आपको मालूम है मैं क्या दे रहा हूं, कितना दे रहा हूं, कितने में दे रहा हूं, तो डायरेक्टली कैलकुलेट करके आप पता कर सकते हो कि नेट पेमेंट मेथड में पेमेंट कितना है। मगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अवेलेबल नहीं रहा, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अवेलेबल नहीं रहा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मुझे पता कैसे चलेगा पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन? बाय नेट एसेट्स मेथड से। समझा? अब आप बोलोगे सर नेट एसेट मेथड से कैसे कैलकुलेट करें? बात समझना, जब भी अमालगमेशन होता है या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है या एब्जॉर्प्शन होता है, तो नया कंपनी आपका जब कंपनी टेक ओवर करती है, समझ में आ रहा है, तो आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी टेक ओवर करेगी। ऑब्वियस, खाली कंपनी का नाम लेके थोड़ी जाती है, पूरा आपके एसेट्स लायबिलिटी जो जो उसको रिक्वायर्ड है वो लेके जाएगी, राइट। तो जब वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज लेके जाती है, तब परचेज कंसिडरेशन उसके बेसिस पे कैसे कैलकुलेट होगा, वो उसको नेट एसेट मेथड बोलते हैं। समझ में आया? तो नेट एसेट मेथड में क्या हो जाएगा, जो एसेट्स टेकन ओवर है, एसेट्स टेकन ओवर कौन से वैल्यू पे? एग्रीड वैल्यू पे। जिस वैल्यू पे नया कंपनी लेके जा रही है उसको एग्रीड वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रीड वैल्यू। और उसमें से जो लायबिलिटीज टेकन ओवर है, जो लायबिलिटीज टेकन ओवर है उसको मैं जब लेस कर दूंगा, जो अमाउंट मुझे आएगा उससे मुझे पता चलेगा परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट क्या है। समझ में आया? तब मुझे क्या पता चलेगा, परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट क्या है। तो दो मेथड्स आपने देखे, एक था नेट पेमेंट मेथड और दूसरा था नेट एसेट मेथड। नेट पेमेंट मेथड में हमने ये देखा कि मेरे पास ये तीनों अगर कंडीशंस क्वेश्चन में दिखते हैं तो नेट पेमेंट मेथड होगा, और कोई भी चीज मिसिंग है इसमें से तो मुझे को मालूम है कि कौन सा मेथड यूज होगा, नेट एसेट्स मेथड। समझ में आया? तो इस वीडियो पे हमने क्या देखा कि परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, उसका कैलकुलेशन के मेथड क्या है, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। ठीक है, जब नेक्स्ट वीडियो आप देखोगे, जब मैं अपलोड करूंगा, तब उसमें हम क्या करेंगे, इस दोनों मेथड्स के बेसिस पे सम सॉल्व करेंगे कि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते कैसे। समझ में आया? श्योर?
चलिए let's take a leave. I am Sumit Suntwal and you are watching this video on our YouTube channel Grad Cool, a premier digital learning platform for graduates and postgraduate learners. Kindly subscribe our channel and press the bell icon to get the notifications of the latest videos and share with your friends too. Okay, चलिए goodbye. Thank you.